हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का कंप्लीट थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट। आप लोगों को जो इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड शेयर्स वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से इजी क्यों लगता है? क्योंकि वहां आपको पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर पता है। आप जानते हैं कंपनी शेयर जारी कर सकती है दो वे में, फॉर कैश अदर देन कैश। कैश में जारी करेगी पूरा पैसा एक बार में, या फिर इंस्टॉलमेंट में। जो भी शेयर होल्डर पैसा नहीं देंगे कंपनी शेयर कर लेगी, फॉरफिट फिर कर देगी रीइश्यू। ऐसी आप जब कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है, डिबेंचर दो वे में जारी कर सकती है, कैश अदर देन कैश। अदर देन कैश चार लोगों में, प्रमोटर्स, बैंक, वेंडर्स और अंडरराइटर्स। कैश में कंपनी पूरा पैसा एक बार में मांग लेगी या फिर इंस्टॉलमेंट में। ऐसे बच्चों आपको डिबेंचर के रिडम्पशन की प्रोसीजर समझनी है। ये प्रोसीजर इश्यू वाले से और सिंपल है, क्योंकि इश्यू वाले में आपको जैसे मैंने इश्यू ऑफ शेयर वाले में मुझे फॉरफिट भी करना है, रीइश्यू भी करने हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हर बार डिबेंचर रिडीम होगा। रिडम्पशन का मतलब होता है डिबेंचर वाली लाइबिलिटी पेड ऑफ करना। चाहे कंपनी वो लाइबिलिटी पेड ऑफ कर दे कैश कंसिडरेशन के अगेंस्ट, मतलब कैश पेड करके, या फिर कंपनी उस लाइबिलिटी को नई लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर दे। जैसे जब मैंने बात की वेंडर को डिबेंचर जारी किया, उस केस में कंपनी ने पहले वेंडर से एसेट परचेज की थी, तो कंपनी की एक लाइबिलिटी होगी वेंडर के नाम की। फिर कंपनी ने वेंडर वाली लाइबिलिटी कन्वर्ट कर दी डिबेंचर्स में। ऐसे ही कंपनी जब डिबेंचर वाली लाइबिलिटी का पेमेंट करेगी, इनकेस कंपनी के पास कैश है तो पेमेंट कर दो, कैश नहीं है तो कंपनी इस डिबेंचर को नई लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर देगी। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना जरूरी है कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन किस किस वे में कर सकती है, मतलब मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके अलावा कंपनी को जो भी प्रोविजंस फॉलो करने हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में, वो भी पता होना जरूरी है कि कंपनी कब कब डीआरआर क्रिएट करेगी, कब कब डीआरआर क्रिएट नहीं करेगी। इसका मतलब मुझे डिबेंचर के रिडम्पशन के सोर्सेज का पता होना जरूरी है। बच्चों, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में मुझे केवल दो ही चीज याद रखनी है। नंबर 1 मेथड्स ऑफ रिडम्पशन, नंबर 2 सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन, जो मैं आज आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं। इनकेस जिन बच्चों को इस क्लास के बाद भी दिक्कत आती है, बच्चों मेरी कोशिश तो 100% रहेगी कि इसके बाद कोई भी दिक्कत ना आए। इनकेस दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे जरूर बताएं, मैं वापस एक और वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले बात करें डिबेंचर का रिडम्पशन होता क्या है। तो बच्चों, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब जब भी कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी है डिबेंचर्स के नाम की, जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है किस हेडिंग के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर, कंपनी उस लाइबिलिटी को पेड ऑफ करने वाली है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मींस डिस्चार्ज और पे ऑफ द एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, दैट इज डिबेंचर, जो बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटी की पहली हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर है, बाई अ कंपनी एज पर दी टर्म्स ऑफ इश्यू। टर्म्स ऑफ इश्यू का मतलब जब भी कंपनी डिबेंचर इश्यू कर रही होती है उसी समय डिक्लेयर करती है कब इसका पैसा लौटाएंगे। पैसा कंपनी एट पार पे लौटा सकती है, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे। ये बात हुई रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की डेफिनेशन। अगला आता है डिबेंचर रिडम्पशन के मेथड्स कौन कौन से हैं। बच्चों, डिबेंचर के रिडम्पशन के मेथड्स 4 हैं। जैसे कंपनी के डिबेंचर इश्यू करने के मेथड 2 थे, फॉर पब्लिक, इन कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ऐसे ही कंपनी के पास डिबेंचर को रिडीम करने के मेथड 4 हैं। पहला, जब कंपनी पूरा पैसा एक बार में लौटाती है। कंपनी ने डिबेंचर जारी किए 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू के, वो पूरा 1 लाख या फिर प्रीमियम पे 1,10,000 या फिर डिस्काउंट पे 95,000 पूरा एक बार में लौटा दिया। तो फर्स्ट है रिडम्पशन इन लमसम, व्हेन एंटायर अमाउंट ऑफ डिबेंचर होल्डर इज पेड ऑफ इन लमसम। नंबर 2 रिडम्पशन बाई ड्रॉ ऑफ लॉट्स और इंस्टॉलमेंट, जिस तरह से कंपनी डिबेंचर इश्यू करती थी इंस्टॉलमेंट में। कंपनी 20 रुपए मांग रही है एप्लीकेशन के, 40 अलॉटमेंट, 30 रुपए फर्स्ट कॉल और रिमेनिंग ऑन फाइनल कॉल। यहां पर भी कंपनी इंस्टॉलमेंट में रिडीम करती है, लेकिन यहां इंस्टॉलमेंट थोड़ा डिफरेंट है उस वाले से। यहां कंपनी इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन कर रही है, लेकिन वो लॉट्स के फॉर्म में रिडम्पशन करेगी। लॉट्स का मतलब जैसे कंपनी आज सपोज 1000 डिबेंचर जारी करती है 100 वाले, कंपनी इसका रिडम्पशन करने वाली है अगले साल से हर साल 200 डिबेंचर्स का। तो 200 डिबेंचर्स का कंपनी ने एक लॉट बना दिया, जो कंपनी अगले आने वाले 5 साल तक रिडम्पशन करती रहेगी। तो यहां माना जाएगा रिडम्पशन बाई ड्रॉ ऑफ लॉट्स। यदि कंपनी 1 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद फिक्स टाइम पीरियड के बाद पूरा पैसा एक बार में लौटा देती है, तो वो होगा मेरा रिडम्पशन लमसम। अंतर क्या रहेगा काउंटिंग ट्रीटमेंट में, जो एंट्री मैं यहां करता हूं वही एंट्री से मैं यहां करूंगा दूसरे वाले केस में। लेकिन
दूसरे वाले केस में वो एंट्री मुझे आने वाले जितने साल तक कंपनी रिडम्पशन कर रही है उतने साल तक करनी होगी। नंबर 3, रिडम्पशन बाय वे ऑफ परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। कंपनी खुद के डिबेंचर परचेज करती है ओपन मार्केट से एज ओन डिबेंचर, और फिर उस एसेट के अगेंस्ट अपनी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है वो करती है कैंसिल। नंबर 4, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। कंपनी जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है उसे नई इंटरनल या फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर देती है। कंपनी जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी डिबेंचर है उस डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देती है या तो इक्विटी शेयर में या फिर नए डिबेंचर में। जैसे मैंने जब भी डिबेंचर इश्यू किया वेंडर को, तो मैंने पहले वेंडर से एसेट परचेज की तो मेरी बुक्स में दिखाई दे रहा था वेंडर, लेकिन जैसे ही मैंने वेंडर को इश्यू कर दिया डिबेंचर, अब मेरा वेंडर जो पहले एक मेरा क्रेडिटर या फिर लेंडर था जो बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर दिखाई दे रहा था, अब जैसे ही डिबेंचर इश्यू कर देंगे, डिबेंचर का पेमेंट यदि कुछ साल के बाद करेंगे, यदि 1 साल के अंदर करेंगे तो वो आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, 1 साल के बाद करेंगे वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, दोनों ही लाइबिलिटी है। सेम ऐसे ही जब भी डिबेंचर का होगा कन्वर्जन, कंपनी कन्वर्ट करेगी नए डिबेंचर में या फिर नए शेयर में। यहां पर मुझे एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी को एक और नई लाइबिलिटी में कन्वर्ट करने की एक एंट्री पास करनी होगी। तो बच्चों बात करें डिटेल में। नंबर 3, व्हाट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन लमसम, एक्सप्लेन इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कंपनी जब डिबेंचर होल्डर का पैसा एक बार में लौटा रही है तो उसकी पूरी एंटायर अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगी अलॉन्ग विद दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बच्चों अभी मैं केवल बात कर रहा हूं मेथड्स की, जब हम मेथड्स और सोर्सेज दोनों एक साथ कंसीडर कर लेंगे उसके बाद करेंगे बात प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। तो यहां कहता है इट मींस व्हेन डिबेंचर होल्डर आर पेड ऑफ देयर अमाउंट इन लमसम एज पर द टर्म्स ऑफ इश्यू। डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया गया, उनका पूरा पैसा एक बार में लौटा गया, और पैसा किस वे में लौटाया गया, किस तरीके से लौटाया गया, जो कंपनी ने इश्यू के दौरान टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की थी। हो सकता है इश्यू के दौरान पार पे किया हो, इश्यू के दौरान कंपनी ने प्रीमियम पे डिक्लेरेशन किया हो कि हम रिडम्पशन करेंगे प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे। These may be redeemed at par, at discount और at premium। अब बात करें बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा केवल जब डिबेंचर होल्डर का पैसा लौटा रहे हैं तब। सबसे पहले पहला केस, जब कंपनी डिबेंचर रिडीम करती है पार पे तो वहां पर मुझे जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है वो कन्वर्ट करनी होगी डिबेंचर होल्डर में। एंट्री परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर कंपनी पेमेंट करेगी एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये पहला केस व्हेन डिबेंचर आर रिडीम्ड एट पार, पूरा पैसा लौटा रहे हैं एक बार में, तो अमाउंट क्या आएगा नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू पर शेयर। नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कंपनी जितने डिबेंचर इश्यू किए थे पूरे रिडीम कर रही है, तो वही इक्वल्स टू दी डिबेंचर रिडीम्ड होगा और फिर हो जाएगा पेमेंट सेम पहली वाली एंट्री के अमाउंट से। यदि कंपनी डिबेंचर रिडीम करी डिस्काउंट पे, इसका मतलब जो फेस वैल्यू 100 रुपए है, 100 रुपए से कम सपोज 95 पेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड और रिडीम्ड टू डिबेंचर होल्डर। हम पेमेंट करेंगे 95, 5 रुपए कंपनी हो गया प्रॉफिट, वो कंपनी ट्रांसफर करेगी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में। कंपनी ने जैसे ही डिबेंचर का रिडम्पशन किया एंट्री परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू से। आप लोग जब इस पीडीएफ का प्रिंट निकालेंगे हर बार अमाउंट के सामने लिखें कि हम किस अमाउंट से एंट्री करेंगे, तो यहाँ नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड और रिडीम्ड मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू टू डिबेंचर होल्डर। कंपनी कितना पेमेंट करेगी नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड और रिडीम्ड मल्टीप्लाई बाई रिडम्पशन वैल्यू पर डिबेंचर और टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सर क्या मैं इस प्रॉफिट को पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ? तो बच्चों जब भी मैंने डिबेंचर इश्यू किए थे, इश्यू के दौरान मैंने केवल लॉस रिकॉर्ड किया था, प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इस प्रॉफिट को मैं अब ट्रांसफर करूंगा। क्या सर मैं इसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर करूं? बच्चों ये प्रॉफिट है कैपिटल नेचर का, तो कहां ट्रांसफर होगा कैपिटल सम। कंपनी ने पेमेंट कर दिया डिबेंचर होल्डर को जितना इनका पेमेंट ड्यू था, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जो प्रॉफिट बचा वो कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व। ये था व्हेन डिबेंचर आर रिडीम्ड एट डिस्काउंट। अगला कहता है व्हेन डिबेंचर आर रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो प्रीमियम के रिडम्पशन के लिए कंपनी ने इश्यू के दौरान ही बता दिया होगा कितना प्रीमियम पर रिडीम करेंगे हम, तो ये जो प्रीमियम है ये कंपनी पहले से ही रिकॉर्ड कर चुकी होगी। याद रखें ये वाला प्रीमियम कंपनी पहले से ही रिकॉर्ड कर चुकी है। बैलेंस शीट में ये आ रहा होगा करंट लाइबिलिटी की अदर करंट लाइबिलिटी हेडिंग में।
जिस साल कंपनी रिडम्पशन करने वाली है उससे जस्ट पिछली साल में ये आ रहा होगा करंट लाइबिलिटी की अदर करंट लाइबिलिटी हेडिंग में। तो कंपनी अब एंट्री करेगी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, किस अमाउंट से, नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड या फिर नंबर ऑफ डिबेंचर रिडीम्ड मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू पर डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर रिडीम्ड मल्टीप्लाई बाई प्रीमियम पर डिबेंचर जो कंपनी एक्स्ट्रा लौटा रही है, और ये कंपनी ऑलरेडी ही रिकॉर्ड कर चुकी है, और टू डिबेंचर होल्डर। फिर अगली एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बच्चों ये जो एंट्री है प्रीमियम जो मैंने अकाउंट डेबिट किया है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये एग्जिस्टिंग करंट लाइबिलिटी के अदर करंट लाइबिलिटी में आ रहा था। जैसे ही मैंने इसे डेबिट किया ये अकाउंट हो गया बंद, तो इसका फर्दर आगे कोई भी एंट्री नहीं होगी। बच्चों ये था सबसे पहला मेथड व्हेन डिबेंचर आर रिडीम्ड इन लमसम, और लमसम में पैसा लौटा रहे हैं, हो सकता है पार पे रिडम्पशन हो सकता है प्रीमियम पे रिडम्पशन हो सकता है डिस्काउंट पे रिडम्पशन हो। अगला केस आता है व्हाट डू यू मीन बाई रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाइंग ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स और इंस्टॉलमेंट। ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स का मतलब जब कंपनी जितने भी डिबेंचर इश्यू किए थे उन डिबेंचर्स को पार्ट्स में लॉट्स में ड्रॉ कर रही है, लॉट्स में उनका रिडम्पशन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कंपनी ने 1000 डिबेंचर इश्यू किए, ये किए कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 को, फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2021 को। अब कंपनी इसका रिडम्पशन स्टार्ट करती है 31 मार्च 2023 से। कंपनी रिडम्पशन स्टार्ट कर रही है 31 मार्च 2023 से। हर साल कंपनी 200 डिबेंचर रिडीम करेगी, तो ये हो गया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाई ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स। कंपनी ने सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग डिबेंचर से 1000 इसे छोटे छोटे लॉट में कन्वर्ट किया 200 के लॉट्स, और फिर उस 200 के लॉट्स का कंपनी पेमेंट करने लगी। पेमेंट किस तरीके से करेंगे, कंपनी ने जो कंडीशन डिसाइड की थी इश्यू करने के वक्त कि हमें पार पे रिडम्पशन करना है, प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे, तो कंपनी 200 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाई रिडम्पशन वैल्यू पर डिबेंचर, उस हिसाब से एंट्री होती रहेगी। एंट्री क्या होगी, एंट्री बच्चों सेम वही होगी जो मैंने पहले मेथड में बात की। मुझे पहले डिबेंचर का जो क्लेम है, डिबेंचर का जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, जितने डिबेंचर में रिडीम कर रहा हूं उसके इक्विवेलेंट वो मैं ट्रांसफर करूंगा होल्डर में और फिर कर दूंगा पेमेंट। यदि डिबेंचर पार पर रिडीम है तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अगली एंट्री पेमेंट करने की डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां पर ये किस अमाउंट से होगी, ये होगी बच्चों नंबर ऑफ डिबेंचर रिडीम्ड मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू पर डिबेंचर। यहां रिडम्पशन पार पे है तो मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू पर डिबेंचर, और यहां पर कितने नंबर ऑफ डिबेंचर जो कंपनी हर साल रिडीम करने वाली है। जैसे मेरे एग्जांपल में 200 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाई 100 रुपए फेस वैल्यू। यदि कंपनी डिबेंचर रिडीम कर रही है प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे रिडम्पशन है सेम वही एंट्री परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। पेमेंट करने की डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे कैपिटलिज्म में। यदि कंपनी प्रीमियम रिडम्पशन करती है सेम वही एंट्री परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अगली एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये बात थी बच्चों जब कंपनी डिबेंचर रिडीम करती है बाई ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स। मैंने 2 मेथड अभी केवल मेथड पढ़े हैं, सोर्सेज मैंने नहीं पढ़े। सोर्सेज होता है कंपनी कहां से रिडम्पशन करने वाली है, मेथड से कंपनी किस वे में रिडम्पशन करने वाली है। अब बात करें तीसरे मेथड की जो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाई परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। इस प्रोसीजर में कंपनी पहले खुद के डिबेंचर्स परचेज करेगी ओपन मार्केट से, और वहां पर उसे नाम देंगे ओन डिबेंचर, OWN ओन डिबेंचर्स। कंपनी खुद के डिबेंचर खरीद रही है, वो भी कैंसिलेशन पर्पस के लिए। कैंसिलेशन का मतलब कंपनी ने यदि खुद के डिबेंचर परचेज किए तो कंपनी ने उसे नाम दिया ओन डिबेंचर। ओन डिबेंचर कंपनी ने ट्रीट कर ली एसेट, ओन डिबेंचर कंपनी ने ट्रीट कर ली ये एसेट। अब कंपनी की जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो डिबेंचर वाली लाइबिलिटी आ रही है, जो लाइबिलिटी साइड में हमने शो किया है डिबेंचर, इस लाइबिलिटी का पेमेंट कंपनी किसे करेगी, जिसके पास कंपनी के डिबेंचर्स हैं। अब कंपनी के डिबेंचर्स खुद कंपनी के ही पास हैं, इसका मतलब कंपनी को एक ऐसी लाइबिलिटी का पेमेंट करना है जो कंपनी खुद की एसेट में उसे कंसीडर कर चुकी है। कंपनी खुद को ही पेमेंट करने वाली है, एक ऐसी लाइबिलिटी है।
तो वहां पर हम क्या करेंगे, म्यूचुअल इंडेटनेस, हमें इस तरह के ट्रांजैक्शन को बोलते हैं म्यूचुअल इंडेटनेस। हमें वो एसेट उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी से करनी होगी कैंसिल। यदि कुछ घाटा या मुनाफा है, लॉस या फिर प्रॉफिट है, वो हमें सेपरेटली रिकॉर्ड करना होगा। पहले बात करूं पूरी प्रोसीजर की। व्हेन अ कंपनी परचेज इट्स ओन डिबेंचर फॉर कैंसिलेशन पर्पस, इट इज ट्रीटेड एज एसेट। कंपनी ने वो ओन डिबेंचर मान लिया एसेट, एंड आफ्टर द परचेज ड्यू टू म्यूचुअल इंडेटनेस कंपनी हैव टू कैंसिल इट्स एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी। कंपनी को जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है, जो है परसेंटेज डिबेंचर, ये लाइबिलिटी करनी होगी कैंसिल। इफ परचेज प्राइस ऑफ ओन डिबेंचर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, कंपनी ने 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला डिबेंचर इश्यू किया था, मुझे कोई भी मतलब नहीं है कितने में इश्यू किया, मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। जब भी कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है, इश्यू प्राइस से मुझे कोई भी मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब होता है फेस वैल्यू से। तो कंपनी ने 100 रुपए वाली फेस वैल्यू का डिबेंचर इश्यू किया था। कंपनी आज इस डिबेंचर को खरीद रही है मार्केट से 105 रुपए में। कंपनी आज इस डिबेंचर को मार्केट से परचेज करती है 105 में। If purchase price of own debenture, that is 105, is more than the amount of liability, that is 100, then such kind of loss is treated as capital loss। सीधी सी बात, 105 रुपए जो हमने आइटम खरीदा है, यदि हम डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करते तो 100 रुपए ही पेमेंट होता, तो कंपनी को यहां पर 5 रुपए का हो गया लॉस, ये लॉस कहलाएगा कैपिटल लॉस। बट इफ परचेज प्राइस ऑफ ओन डिबेंचर, यदि परचेज प्राइस कम है एक्चुअल लाइबिलिटी से, परचेज प्राइस जो मेरा एक्चुअल डिबेंचर मैंने अब खरीदा है 95 रुपए का और इसकी एक्चुअल लाइबिलिटी है 100, यहां पर कंपनी हो गया प्रॉफिट। बट इफ परचेज प्राइस ऑफ ओन डिबेंचर इज लेस देन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लाइबिलिटी, देन इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट। एंड कैपिटल प्रॉफिट है तो वो कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। ऐसे ही कैपिटल लॉस होता है, वो कहां से राइट ऑफ करेंगे, कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहला जो रिजर्व यूज करेंगे वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसके अलावा हम और कोई दूसरा रिजर्व या फिर फ्री रिजर्व, फ्री प्रॉफिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कंपनी ओपन मार्केट से जब भी डिबेंचर खरीद रही है, डिबेंचर खरीदने का पर्पस क्या है और कैंसिल क्यों कर रहे हैं। अब बात आती है बच्चों एंट्रीज की। सबसे पहले कंपनी खुद के डिबेंचर परचेज कर रही है, तो वहां पर जिस भी रेट से परचेज कर रही है ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री होगी। एक तरह से अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कंपनी ने एसेट परचेज की है, तो ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक किस अमाउंट से होगी, नंबर ऑफ डिबेंचर परचेज्ड मल्टीप्लाई बाई परचेज वैल्यू पर डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर परचेज्ड मल्टीप्लाई बाई परचेज वैल्यू पर डिबेंचर। इसके बाद कंपनी ने वो डिबेंचर कर दिया कैंसिल, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी से ओन डिबेंचर कैंसिल कर दिया। एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी दैट इज परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी कैंसिल्ड टू ओन डिबेंचर। कंपनी सपोज 1000 कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए थे पहले, जिसकी फेस वैल्यू थी 100, और कंपनी ने आज ये डिबेंचर परचेज किया है 95 में, तो 95 मल्टीप्लाई बाई 1000 ये हो जाएगा 95,000, 95,000। अब कंपनी 95,000 के अगेंस्ट लाइबिलिटी कैंसिल कर रही है 1 लाख वाली, 95,000 के अगेंस्ट लाइबिलिटी कैंसिल कर रही है 1 लाख वाली, तो यहां पर कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो यहां आएगा टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो हमने आगे डिस्कस किया है। इनकेस यहां पर मैं पहले लॉस ट्रीट कर लेता हूं। कंपनी ने सपोज ये डिबेंचर खरीदे थे 1,05,000 में, 105 रुपए के हिसाब से कंपनी ने ये डिबेंचर खरीदे 1,05,000 में। कंपनी ने एक लाइबिलिटी परचेज की है, यदि कंपनी चुकाती पैसा तो 1 लाख रुपए चुकाने होते, लेकिन कंपनी ने खरीद लिया वो 1,05,000 में, तो कंपनी को यहां होगा लॉस कितने का, 5,000 का। ये होगा कैपिटल लॉस जो कंपनी राइट ऑफ करेगी सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है कंपनी के पास तो राइट ऑफ करेंगे फ्री प्रॉफिट में से। एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर। ऐसे ही कंपनी यदि डिबेंचर खुद के परचेज कर दिए, कैंसिल कर दिए, प्रॉफिट होता है। एंट्री परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डिबेंचर रिडीम्ड टू ओन डिबेंचर, परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डिबेंचर परचेज्ड टू, यदि डेबिट साइड ज्यादा है, लाइबिलिटी ज्यादा है, परचेस किए कम में, तो होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है जो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। ये बात था बच्चों केस नंबर
मेथड नंबर थर्ड, जब कंपनी डिबेंचर रिडीम करती है बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। अब आता है नंबर फोर्थ केस, आखिरी मेथड, जब कंपनी डिबेंचर रिडीम कर रही है कन्वर्जन के थ्रू। कन्वर्जन का मतलब कंपनी नए शेयर या फिर नए डिबेंचर में कन्वर्ट करेगी। बात आती है कि सर डिबेंचर होल्डर पहले से ही डिबेंचर है, मतलब डिबेंचर होल्डर के पास पहले से ही डिबेंचर है, तो वो नया डिबेंचर क्यों ले रहा है? तो बच्चों हो सकता है कंपनी ने जब पहले डिबेंचर जारी किए थे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 7%। आज कंपनी कह रही है यदि आप डिबेंचर वाली लाइबिलिटी को कन्वर्ट करा लोगे नए डिबेंचर में तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे 10%। तो वहां पर डिबेंचर होल्डर को बेनिफिट होगा 3% का। यहाँ कहता है इट मीन्स व्हेन डिबेंचर्स गेट कन्वर्टेड इनटू न्यू डिबेंचर कैरीज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट और इक्विटी शेयर्स, या फिर हो सकता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो लेकिन पहले वो अनसिक्योर्ड अब सिक्योर्ड हो। न्यू सिक्योरिटी कैन बी इश्यूड एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। नया जो शेयर या फिर डिबेंचर जारी कर रही है कंपनी, वो कंपनी जारी कर सकती है पार पे, डिस्काउंट पे या फिर प्रीमियम पे, लेकिन कंपनी शेयर कभी भी डिस्काउंट पर जारी नहीं करेगी। डिस्काउंट पर जारी कर सकती है केवल डिबेंचर। ऑल्सो एग्जिस्टिंग डिबेंचर कैन बी रिडीम। ऐसे ही कंपनी ने जो एग्जिस्टिंग डिबेंचर इश्यू किया था वो कंपनी ने उसी समय डिक्लेयर कर दिया था कि हम रिडम्पशन करेंगे पार पे, प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे। तो कंपनी एग्जिस्टिंग डिबेंचर भी रिडीम कर सकती है पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे। सो वी हैव टू पास डिफरेंट एंट्रीज फॉर लाइबिलिटी ड्यू एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। इसीलिए मैं पहले पैसा ड्यू करने की अलग से एंट्री पास करूंगा और लाइबिलिटी को सेटल करने की अलग से एंट्री पास करूंगा। लाइबिलिटी ड्यू करने का मतलब पहले मैं डिबेंचर को होल्डर में ट्रांसफर करूंगा और फिर होल्डर को मैं नए शेयर या फिर नए डिबेंचर इश्यू कर दूंगा। यदि कंपनी डिबेंचर रिडीम कर रही है पार पे तो एंट्री होगी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ये मैंने इनका पैसा कर दिया ड्यू। यदि कंपनी रिडीम कर रही है प्रीमियम पे तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। रिडीम कर रही है डिस्काउंट पे तो परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये कंपनी ने सबसे पहले डिबेंचर होल्डर का पैसा कर दिया ड्यू। अब कंपनी उन्हें जारी करने वाली है नए डिबेंचर या फिर नए शेयर। हो सकता है नई सिक्योरिटी जो कंपनी जारी करे पार पे जारी करे, तब एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, उनका अमाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू परसेंटेज डिबेंचर। यदि दोनों इशू कर रही है तो दोनों आ जाएंगे। एक इशू कर रहा है, यदि कंपनी केवल शेयर जारी करती है तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? नंबर ऑफ शेयर इश्यूड मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू पर शेयर। हमेशा कैपिटल तो फेस वैल्यू से क्रेडिट करनी है। यदि कंपनी शेयर जारी करती है प्रीमियम पे तब एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर इश्यूड मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू पर शेयर। बच्चों इस बार मुझे हर केस में निकालना पड़ेगा कंपनी नए शेयर्स या फिर नए डिबेंचर्स कितने इश्यू करती है। कैसे निकालूंगा वो भी देखें। सपोज कंपनी जो डिबेंचर होल्डर का पैसा है वो करने वाली है ड्यू 1,10,000। कंपनी 1,10,000 डिबेंचर होल्डर का पैसा ड्यू करने वाली है। कंपनी हो सकता है नया शेयर पार पे जारी कर रही है 10 वाला शेयर 10 रुपए में, तो कंपनी नंबर ऑफ शेयर कितने इश्यू करेगी? 11,000। तो कंपनी यहां लिख देगी 11,000 मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू 10। अगर कंपनी नया शेयर जारी कर रही है 10% प्रीमियम पे तो वहां पर कंपनी का जो इश्यू प्राइस रहेगा एक शेयर का वो रहेगा 11। तो डिबेंचर होल्डर का अमाउंट डिवाइड बाई इश्यू प्राइस। तो इस केस में कंपनी जारी करेगी कुछ 10,000 इक्विटी शेयर्स। तो यहां पर एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। यहां पर 1 लाख रुपए आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर इश्यूड मल्टीप्लाई फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम में नंबर ऑफ शेयर इश्यूड मल्टीप्लाई बाई सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर। ऐसी कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो डिबेंचर का इश्यू प्राइस का डिवाइड हमें करना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर का जो कंप्लीट अमाउंट है उसमें। यदि पार पे जारी करती है तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। डिस्काउंट पे जारी करेगी तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। मुझे यहाँ डिस्काउंट का अमाउंट अलग से कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे? डिबेंचर होल्डर का जो अमाउंट डिवाइड बाई इश्यू प्राइस पर डिबेंचर। जैसे कंपनी सपोज डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने वाली है 1 लाख। कंपनी करिए नया डिबेंचर जो हम जारी करेंगे वो जारी करेंगे 20% डिस्काउंट पे और नए डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100। तो कंपनी नया डिबेंचर जारी करेगी 80 रुपए में
तो यहां से कुछ आएगा 1250, 1250 डिबेंचर्स। तो परसेंटेज डिबेंचर में आएगा 1250 गुणा 100, डिस्काउंट में आएगा 1250 गुणा 20। ये बात थी बच्चों फोर्थ मेथड की, व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड बाय कन्वर्जन। मैंने चारों मेथड डिबेंचर के रिडम्पशन की बात कर ली। अभी मैंने केवल मेथड बात की है, लमसम, इंस्टॉलमेंट, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन और नंबर फोर्थ रिडम्पशन बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। अब बात है बच्चों सोर्सेज की, कंपनी कहां से रिडम्पशन करेगी। तो बच्चों जब भी कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है उस समय ही डिक्लेयर करेगी हम प्रॉफिट में से रिडम्पशन करेंगे या फिर कैपिटल में से। प्रॉफिट में से रिडम्पशन करने का मतलब कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिन्हें एक स्पेसिफिक अमाउंट का रिजर्व क्रिएट करना होगा डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए। कंपनी यदि डिबेंचर रिडम्पशन करती है आउट ऑफ प्रॉफिट तो कंपनी को स्पेसिफिक अमाउंट का DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होगा ताकि डिबेंचर होल्डर को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद पेमेंट कर सके। यदि कंपनी डिबेंचर रिडीम करती है आउट ऑफ कैपिटल तो वहां पर कंपनी का ये कहना है कि यदि रिडम्पशन वाले दिन हमारे पास एडिक्वेट कैश नहीं हुआ तो हम जितना पेमेंट करना चाह रहे हैं डिबेंचर होल्डर को उतने अमाउंट के इक्विवेलेंट शेयर्स या फिर डिबेंचर इश्यू करेंगे ताकि शेयर और डिबेंचर से आ जाएगा पैसा और हम एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर पाए। तो डिबेंचर आउट रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब जब कंपनी DRR क्रिएट करेगी, आउट ऑफ कैपिटल का मतलब जब कंपनी नए शेयर्स जारी करेगी। बात करने से पहले आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या है और इसके कंटेक्स्ट में लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कितने परसेंट DRR बनाना होगा और किन किन एंटिटीज को बनाना होगा। तो यहां कहता है आउट ऑफ प्रॉफिट मींस कंपनी कैन रिडीम इट्स डिबेंचर फ्रॉम द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ DRR। कंपनी यदि प्रॉफिट में से रिडम्पशन करने वाली है इसका मतलब कंपनी ने जो प्रॉफिट रोका हुआ है DRR के फॉर्म में, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के फॉर्म में, उस अमाउंट में से रिडम्पशन करेगी कंपनी। तो इसका मतलब यहां पर कंपनी को एक स्पेसिफिक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होगा। कहां से क्रिएट करेंगे वो आगे बात करेंगे। दिस डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कैन बी क्रिएट ओनली फ्रॉम फ्री प्रॉफिट्स। जो क्रिएट होगा केवल और केवल फ्री प्रॉफिट में से। मैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं बना सकता, मुझे बनाना होगा केवल और केवल फ्री प्रॉफिट जो कि है या तो स्टेटमेंट ऑफ P&L या फिर एक ऐसा प्रॉफिट जहां से हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, दैट इज सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। पहली बात कंपनी को DRR बनाना होगा यदि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। दूसरा कंपनी वो DRR क्रिएट करेगी केवल और केवल फ्री प्रॉफिट में से। आगे कहता है अब कितना परसेंट DRR बनाना जरूरी है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ईच कंपनी विद सर्टेन एक्सेप्शंस। कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि सारी कंपनीज को, लेकिन कुछ कंपनी को छोड़कर सभी को DRR बनाना होगा। कितना परसेंट DRR रहेगा? DRR बच्चों रहेगा 10%, DRR रहेगा 10%। 10% किसका? कंपनी जितने फेस वैल्यू के डिबेंचर इश्यू कर रही है उसका 10%। जैसे कंपनी ने सपोज 10 लाख की फेस वैल्यू के डिबेंचर इश्यू किए तो 10 लाख का 10% कंपनी को 1 लाख रुपए का DRR क्रिएट करना होगा। कंपनी को 1 लाख रुपए का DRR क्रिएट करना होगा। जब जिस साल कंपनी रिडम्पशन करेगी इससे पहले कंपनी के पास 1 लाख रुपए का DRR होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। कहां से क्रिएट करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR। कब बनाना होगा? कब बनाएंगे? कितने अमाउंट का बनाएंगे? कहां से बनाएंगे? तो मैंने कितने अमाउंट का बनाएंगे ये डिस्कस कर लिया है, कहां से बनाएंगे वो डिस्कस कर लिया है, अब कब बनाएंगे ये भी डिस्कस करना है। तो हमें DRR बनाना है जब हम प्रॉफिट का डिस्क्लोजर देते हैं, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं साल के आखिरी में, तो मुझे साल के आखिरी में 31 मार्च को DRR बनाना होगा। और किस साल के आखिरी तक? तो जिस साल रिडम्पशन हम कर रहे हैं उससे पिछली साल तक जितने भी हमें प्रॉफिट्स हुए उस प्रॉफिट में से टोटल 10% फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स का हमें DRR क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 को डिबेंचर इश्यू किए। कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए 1 अप्रैल 2021 को। अब कंपनी रिडम्पशन करेगी सपोज 31 मार्च 2025 को। कंपनी ने इश्यू किए सपोज 10 लाख के डिबेंचर्स, तो कंपनी को 10 लाख का 10% 1 लाख का DRR बनाना है। कब बनाना है? जिस साल रिडम्पशन होना है इससे पिछली 31 मार्च जब भी निकल के गई है
कभी भी हम DRR क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी चाहे 31 मार्च 2022 को DRR बना सकती है, 31 मार्च 2023 को DRR बना सकती है, 31 मार्च 2024 को DRR बना सकती है। अभी ये लिमिट 10% है, कुछ समय पहले ये लिमिट थी 100%। क्यों बना रहे हैं DRR? ताकि यदि जिस दिन कंपनी पेमेंट करने वाली होगी, डिबेंचर होल्डर का पैसा ड्यू हुआ जिस दिन, इन केस कंपनी के पास पैसा नहीं हुआ तो इस रिजर्व के इक्विवेलेंट, रिजर्व मैंने बनाया प्रॉफिट में से, तो इस रिजर्व के इक्विवेलेंट कंपनी के पास एसेट होगी, कैश होगा, कंपनी उस कैश में से पेमेंट कर देगी। तो अभी जो एट प्रेजेंट लिमिट 10% है, ये किसी टाइम पर लिमिट हुआ करती थी 100%, ताकि डिबेंचर होल्डर को 100% पेमेंट कंपनी कर पाए। तो यहां पर मुझे DRR क्रिएट करना होगा 31 मार्च 22 या फिर 31 मार्च 23 या फिर 31 मार्च 24 को। सर क्या मैं DRR एक बार में पूरा 1 लाख का बनाना होगा? तो बच्चों यहाँ कहता है कंपनी की कन्वीनियंसी, कंपनी के पास जितना प्रॉफिट्स है कंपनी उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बना सकती है। जैसे कंपनी के पास सपोज 31 मार्च 22 में कोई भी प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो कंपनी यहाँ DRR क्रिएट नहीं करेगी। कंपनी 31 मार्च 23 में DRR बना सकती है और 31 मार्च 24 में बना सकती है। सपोज 50 का DRR यहाँ बना दिया, 50 का वहाँ बना दिया, या पूरे 1 लाख का DRR यहाँ बना दिया, या पूरी 1 लाख का DRR यहाँ बना दिया, या यहाँ मैंने बना लिया 20 का, वहाँ बना लिया 80 का, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन में अडॉप्ट कर सकता हूँ। या फिर कंपनी के पास इस साल भी प्रॉफिट है तो कंपनी तीनों साल में से कभी भी DRR कितने भी अमाउंट का DRR बना सकती है, लेकिन मैक्सिमम वो रहेगा 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इश्यूड। ये बात थी बच्चों DRR क्रिएट करने की। याद रखें DRR बनेगा फ्री प्रॉफिट में से। कब बनेगा? 31 मार्च को। कौन सी 31 मार्च? जिस साल रिडम्पशन होना है, इससे पिछली जितनी भी 31 मार्च निकल गई हैं उस दिन क्रिएट करने की एंट्री क्या होगी? सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। बात करें कौन कौन सी कंपनीज एग्जम्प्ट है, तो कहता है एज पर दी एक्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड बाई RBI, मतलब जितनी भी बैंकिंग कंपनीज है जहां RBI ने जिन्हें परमिशन दे रखी है, NBFCs है जो RBI के साथ रजिस्टर्ड है, जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, और कंपनीज जो सारी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, एंड अनलिस्टेड कंपनीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम DRR, मतलब जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं, जो भी बैंकिंग कंपनीज RBI ने गवर्न की हुई है, RBI ने ऑथराइज की हुई है, चाहे वो NBFCs के ना हो, हाउसिंग नेशनल हाउसिंग बैंक कंपनीज जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इसके अलावा जितनी भी लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, ये सारी कंपनियां एग्जम्प्ट हैं DRR बनाने के लिए। DRR केवल बनाना होगा अदर अनलिस्टेड कंपनीज को। लिखा होगा क्वेश्चन में स्पेसिफिक, ये अदर अनलिस्टेड कंपनी है। यदि लिखा है लिस्टेड कंपनी है उस केस में DRR नहीं बनाना। स्पेसिफिक लिखा हुआ है अदर अनलिस्टेड कंपनी, केवल उस केस में ही DRR बनाएंगे। बनाने की एंट्री स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब DRR का जिस साल कंपनी करने वाली है रिडम्पशन डिबेंचर्स का, और उस साल हमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व करना होगा ट्रांसफर। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो बच्चों ये मैंने रिजर्व क्रिएट कहाँ से किया था? फ्री प्रॉफिट में से, तो इसे पहुंचा देंगे फ्री प्रॉफिट में। इसलिए एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये एंट्री कब होगी? दूसरी वाली ये होगी जिस साल कंपनी रिडम्पशन करने वाली है। पहली वाली एंट्री कब होगी? डिबेंचर जब रिडीम होंगे उससे पिछली 31 मार्च कितने अमाउंट से होगी? 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इश्यूड। ये बात थी बच्चों डिबेंचर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। अगला कहता है व्हाट डू यू मीन बाय रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? तो आउट ऑफ कैपिटल मींस एट द टाइम ऑफ, इफ एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स, कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को, एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर को पेड ऑफ कर सके। इन दैट केस कंपनी कैन इश्यू न्यू सिक्योरिटीज आइदर शेयर्स और डिबेंचर्स इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ रिडम्पशन। कंपनी को नए शेयर्स या फिर नए डिबेंचर इश्यू करने होंगे, कितनी वैल्यू के? जितना कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है। और नई सिक्योरिटी डिस्काउंट, प्रीमियम या फिर पार किसी पे भी जारी हो सकती है। शेयर केवल पार या फिर प्रीमियम पे होगी, डिबेंचर डिस्काउंट जारी हो सकता है। इसके बाद कहता है एक्सप्लेन द प्रोविजन विच आर अप्लाइड टू ऑल कंपनीज इन कंटेक्स्ट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो हर एक कंपनी पे अप्लाई होगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के कंटेक्स्ट में? तो बच्चों यहां कहता है कंपनी एक्ट कि ऐसी कंपनियां जो डिबेंचर रिडीम करने वाली हैं वो डिबेंचर की रिडम्पशन वैल्यू, कंपनी जितने भी डिबेंचर रिडीम करने वाली है उसकी जो भी रिडम्पशन वैल्यू रहेगी, उस रिडम्पशन वैल्यू में से फेस वैल्यू कितनी है
या फिर मैं सीधी भाषा में बोलूं, कंपनी जितने भी फेस वैल्यू के डिबेंचर रिडीम करने वाली है, उस फेस वैल्यू का 15% कंपनी को पैसा इन्वेस्ट करना होगा। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? या तो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे या फिर कंपनी डिपॉजिट करेगी एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशंस। एज पर दी कंपनी 2013, ईच कंपनी हैज टू इन्वेस्ट और डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर 30th April which shall not be less than 15% of face value of debenture to be redeemed। पहले याद रखना है, कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है। कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे? 15%। किसका 15%? फेस वैल्यू का। और कौन सी फेस वैल्यू? जो कंपनी रिडीम करने वाली है। कंपनी जितने फेस वैल्यू के डिबेंचर करेगी रिडीम, उसका 15% कंपनी पैसा इन्वेस्ट करेगी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में। कम इन्वेस्टमेंट करने वाली है? जब भी कंपनी जिस साल रिडम्पशन करेगी 31 मार्च को, उस साल की 30 अप्रैल को। जैसे कंपनी सपोज रिडम्पशन करने वाली है 31 मार्च 2022 में, तो इस साल की 30 अप्रैल, ये साल कौन सा है? 2021-22। तो इस साल की 30 अप्रैल 2021 को कंपनी को डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करना होगा। या फिर मैं सीधी भाषा में बोलूं, जिस 31 मार्च को रिडम्पशन होना है, इससे पिछली जो 30 अप्रैल निकल के गई है, उस दिन कंपनी को DRI क्रिएट करना होगा। कितना परसेंट? 15%। किसका? फेस वैल्यू का। कौन सी फेस वैल्यू? जो अगले साल करेगी रिडीम, या आने वाली 31 मार्च को करेगी रिडीम। ये बच्चों प्रोविजन जो है 15% वाला, वो सारी कंपनीज पर एप्लीकेबल है। इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री क्या होती है? नॉर्मली इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट कंसर्न है डिबेंचर रिडम्पशन से, तो इसकी एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कम ये एंट्री सारी कंपनीज करेंगी, चाहे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, चाहे वो NBFCs कंपनी हो, RBI द्वारा अप्रूव्ड हो, या फिर वो कोई भी हाउसिंग कंपनी हो। कंपनी जो पैसा है वो जमा करा सकती है या फिर इन्वेस्ट कर सकती है डिपॉजिट विद एनी शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन, सिक्योरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सिक्योरिटीज मेंशन्ड इन सब क्लॉज A to D, बॉन्ड्स इश्यूड बाय दी अदर एनी अदर कंपनी विच इज नोटिफाइड अंडर सब क्लॉज। मतलब कंपनी को कुल मिला के अप्रूव्ड सिक्योरिटीज या फिर अप्रूव्ड बैंक्स में पैसा जमा कराना होगा। पैसा जमा कराने की या फिर इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, अगर कंपनी कहीं पैसा इन्वेस्ट करेगी तो वहां से ब्याज मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगी। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है? नॉर्मली होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। यहाँ क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRI। कंपनी के लिए जो इंटरेस्ट इनकम है, इनकम का क्या करते हैं? P&L में ले जाएंगे, तो इंटरेस्ट ऑन DRI अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब इस इन्वेस्टमेंट का करने के वाले हैं। तो बच्चों ये इन्वेस्टमेंट हमने इसीलिए की है ताकि तब कि जिस ईयर में हम डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करें ड्यू, उस साल इस डिबेंचर इन्वेस्टमेंट को बेचकर कुछ पैसा रिलाइज हो और उस पैसे से हम डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दें। तो मैं इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री नॉर्मली करता हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। यदि मैंने इन्वेस्टमेंट जिस वैल्यू पे परचेज की है उस वैल्यू पर ही बेची तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। यदि जिस वैल्यू पे परचेज की है, परचेज प्राइस इज लेस देन दी सेल प्राइस, तब होगा प्रॉफिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ DRI इफ परचेज प्राइस इज मोर देन सेल्स प्राइस। खरीदे ज्यादा पे थे, बेचे कम पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ DRI टू DRI। लॉस है, इसका करने के वाले हैं, लॉस करेंगे राइट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L से। प्रॉफिट है, कहां ट्रांसफर करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो प्रॉफिट ऑन DRI अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन DRI अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ DRI। ये बात थी बच्चों DRI कंटेक्स्ट में। अब मैं यदि सारी बातें समअप करूं, अगर मैं सारी बातों को जोड़ दूं, तो यहां कहता है कंपनी जब भी डिबेंचर रिडीम करेगी, डिबेंचर रिडीम कर रही है, रिडम्पशन के वक्त मुझे दो बातों का पता होना जरूरी है। एक तो मेथड ऑफ रिडम्पशन और दूसरा सोर्स ऑफ रिडम्पशन। किस प्रकार रिडम्पशन करने वाले हैं और कहां से रिडम्पशन करने वाले हैं। मेथड ऑफ रिडम्पशन कंपनी चार मेथड है। रिडम्पशन इन लमसम, रिडम्पशन बाय ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स और इंस्टॉलमेंट, रिडम्पशन बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, फ्रॉम ओपन मार्केट
और रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। लमसम में पूरा पैसा लौटा देंगे एक बार में। यहां पर पैसा लौटाएंगे इंस्टॉलमेंट में, दोनों केस में एंट्री एक जैसी होंगी, लेकिन इंस्टॉलमेंट वाले में एंट्री रिपीटेड होती रहेंगी जब तक कंपनी पूरा डिबेंचर होल्डर का पैसा नहीं लौटा देती। यहाँ एंट्री होती है परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, यदि प्रीमियम रिडम्पशन है परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिस्काउंट पे रिडम्पशन है परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। पेमेंट करने की एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। दोनों केसेस में एंट्री रहेगी सेम। यदि कंपनी रिडम्पशन करने वाली प्रीमियम पे, वो लॉस हम पहले ही बुक कर चुके हैं और प्रीमियम भी पहले बुक कर चुके हैं। यदि कंपनी को प्रॉफिट हुआ रिडम्पशन के दौरान तो प्रॉफिट को कैपिटल नेचर का है, ट्रांसफर करेंगे कैपिटलिज्म में। इनकेस कंपनी ओपन मार्केट से परचेज करती है तो पहले परचेज करने की एंट्री होगी ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, किस प्राइस से, जिस प्राइस पर हमने डिबेंचर परचेज किया है। फिर इसके बाद कैंसिलेशन की एंट्री होगी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर, यदि लाइबिलिटी ज्यादा है एसेट्स कम है तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर या प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लाइबिलिटी कम है एसेट ज्यादा है तो फिर लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर। फिर कन्वर्जन, कन्वर्ट करेंगे तो पहले डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करना पड़ेगा परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, पार पे परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर अकाउंट डेबिट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, प्रीमियम पे परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन डिबेंचर डिस्काउंट पे। इसके बाद कन्वर्ट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर टू डिबेंचर, यदि फेस वैल्यू पर इशू कर रहे हैं, पार पर इशू कर रहे हैं। दूसरा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू डिबेंचर या फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम इशू कर रहे हैं। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम इशू करते हैं तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डिस्काउंट पे इशू करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। ये बात थी केस नंबर 4 की। ये मेरे थे मेथड ऑफ रिडम्पशन। सोर्सेज कंपनी दो में रिडम्पशन कर सकती है, आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन का मतलब होता है कंपनी को एक रिजर्व बनाना होगा जिसका नाम है डीआरआर। किन कंपनीज को बनाना है? केवल अदर अनलिस्टेड कंपनीज को। कितना परसेंट डीआरआर बनेगा? 10%। किसका 10%? फेस वैल्यू, जिस फेस वैल्यू पर कंपनी ने डिबेंचर किए थे इश्यू, एंटायर फेस वैल्यू का 10%। कब बनाना है? जिस साल रिडम्पशन होगा, इससे पिछली 31 मार्च को। बनाने की एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, क्योंकि ये हमेशा बनता है फ्री प्रॉफिट में से। जिस साल कंपनी ने रिडीम करी है डिबेंचर, उसके बाद ये डीआरआर करना पड़ेगा, फ्री एंट्री होगी डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, आउट ऑफ प्रॉफिट। यदि डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल है, आउट ऑफ कैपिटल का मतलब जब भी कंपनी डिबेंचर रिडीम करेगी उस दिन कंपनी के पास एडिक्वेट कैश नहीं होगा, कंपनी नए शेयर्स या फिर नए डिबेंचर इश्यू कर देगी, वहां से पैसा आएगा, फिर पेमेंट कर देगी। आउट ऑफ कैपिटल का अपने सिलेबस में कोई भी केस नहीं है। कोई भी केस होने का मतलब जहां मुझे और शेयर्स जारी करने पड़े, नई सिक्योरिटी जारी करनी पड़े, यदि कंपनी के पास कैश कम है तो उस केस में ऐसा कोई भी केस मेरे सिलेबस में नहीं है। आउट ऑफ कैपिटल केवल लिखा हो सकता है कंपनी आउट ऑफ कैपिटल रिडीम करने वाली है। यदि आउट ऑफ कैपिटल लिखा है वहां पर कंपनी को कोई भी डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है केवल। अदरवाइज आउट ऑफ कैपिटल का मेन यूज है कंपनी के पास उस दिन पैसा नहीं हुआ तो कंपनी नई सिक्योरिटी इशू करेगी। ऐसा वापस कोई भी केस मेरे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद कोई ऐसा प्रोविजन जो हर एक कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा वो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, डीआरआई। कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितना परसेंट पैसा? 15%, वो भी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड। कब इन्वेस्टमेंट करेंगे? जिस साल रिडम्पशन करने वाले हैं उस साल की 30 अप्रैल को, जिस साल रिडम्पशन किया उस दिन। अब इस डीआरआई का आगे कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है तो बेच देंगे। बेचने की एंट्री फेस वैल्यू बेचा, जिस प्राइस पे खरीदा उसी पे बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। कुछ प्रॉफिट हुआ टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डीआरआई, लॉस हुआ तो लॉस ऑन सेल ऑफ डीआरआई। कोई इंटरेस्ट रिसीव हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। इंटरेस्ट और प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में, एंट्री इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, प्रॉफिट ऑन डीआरआई, अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, लॉस चार्ज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन डीआरआई। ये बात थी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में। अब बच्चों यहाँ पर कुछ और बातें जो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में ही है। जैसे इनकेस यदि कंपनी इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन कर रही है, कंपनी को जो डीआरआई है वो तो चारों केस में बनाना पड़ेगा। डीआरआई केवल तब बनाएगी जब रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो। तो कंपनी इनकेस इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन कर रही है तो कंपनी ने 31 मार्च सपोज 2014 को पहले रिडम्पशन करना है, फिर करना है 2015 को, फिर करना है 2016 को, और रिडम्पशन करना है हर बार सपोज 10,000 की फेस वैल्यू का।
हर बार रिडम्पशन करना है 10,000 वाले डिबेंचर की फेस वैल्यू का। कंपनी को 31 मार्च 2014 से पहले जो 30 अप्रैल निकल के गई है, 30 अप्रैल 2013, यहां इन्वेस्टमेंट खरीदने होंगे। कितने खरीदेंगे? 10,000 का 15%, 1500 के। अब आ गया मेरा रिडम्पशन वाला दिन। रिडम्पशन वाले दिन ये मैं इन्वेस्टमेंट बेच दूंगा। अगर मैंने रिडम्पशन वाले दिन ये इन्वेस्टमेंट बेच दिए तो फिर अगले साल के रिडम्पशन के लिए मुझे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 30 अप्रैल 2014 को। अब मुझे 1500 रुपए के डिबेंचर मैंने बेच दिए 31 मार्च 2014 को, जो मैंने खरीदे थे 30 अप्रैल 2013 को। इसका जो मैंने DRI खरीदा था वो था 30 अप्रैल 2013। इसके लिए खरीदूंगा 30 अप्रैल 14 और इसके लिए 30 अप्रैल 15। मैंने 2013 में जो इन्वेस्टमेंट खरीदे वो यहां रिडम्पशन वाले दिन बेच दूंगा। ये वाले में यहां सेल और लिख देता हूं, सेल। ये होगा 31 मार्च 14, 31 मार्च 15 और 31 मार्च 16। अगर मैंने 31 मार्च 2014 को वो इन्वेस्टमेंट बेच दिए जो मैंने खरीदे थे 30 अप्रैल को, मुझे वापस 30 दिन के बाद और इन्वेस्टमेंट खरीदने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा मैं ये वाले इन्वेस्टमेंट जो मैंने 30 अप्रैल 2013 को खरीदे ये बेचूं ना। अगर ये मैं नहीं बेचता हूं तो ना मुझे सेल की एंट्री वापस करनी, ना मुझे परचेज करने की एंट्री वापस करनी। तो ये वाले इन्वेस्टमेंट रखूंगा कब तक? आखिरी रिडम्पशन तक। ये मैं रखूंगा इस वाले रिडम्पशन के लिए जो मेरा 31 मार्च 16 को है, जो मेरा रिडम्पशन 31 मार्च 16 को है। इस वाले रिडम्पशन तक के लिए मैं ये इन्वेस्टमेंट संभाल के रखूंगा। और ये इन्वेस्टमेंट कब बेचने वाले हैं? जिस दिन आखिरी रिडम्पशन होगा, मतलब 31 मार्च 2016 को। ये बात हुई जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन करती है। इन केस कंपनी इस साल कर रही है 10,000, यहां करती है 10 की जगह 20,000, तो कंपनी ने पहले साल के लिए सही इन्वेस्टमेंट किया 1500 का 30 अप्रैल 2013 को। अब कंपनी ने जो रिडम्पशन करना है 31 मार्च 2015 को, इसका DRI खरीदना था 30 अप्रैल 2014 तक। कितना खरीदना था? 20,000 का 15%, 3,000। तो कंपनी के पास 1500 का DRI पहले से ही है, कंपनी 1500 का और खरीद लेगी। इनकेस ये 1500 वाला बेच देती है तो पूरा 3,000 खरीदना पड़ेगा। इसलिए कंपनी केवल 1500 का ही खरीदेगी, इस 1500 वाले को नहीं बेचेगी। या फिर यहाँ रिडम्पशन सपोज होता 5,000 का ही, मतलब कम का रिडम्पशन है। कंपनी को इस रिडम्पशन के इक्विवेलेंट, इस फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट केवल 750 रुपये का चाहिए इन्वेस्टमेंट पहले से है कितना? 1500। तो कंपनी 31 मार्च 2014 को आधे मतलब 1500 में से 750 का इन्वेस्टमेंट बेच देगी, क्योंकि अगले साल के लिए मुझे 30 दिन के बाद खरीदने केवल 750 के, तो उतना ही हम रिटर्न करके चलेंगे। ये बात थी बच्चों आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल की, रिडम्पशन के सारे मेथड्स की। अब बात करें एक एक करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। उम्मीद है यहां तक आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट समझ में आया होगा। यहां कहता है कंपनी को रिडम्पशन, केवल रिडम्पशन की एंट्री पास कर रहे हैं। पहला केस जब कंपनी ने इश्यू किए 1,09% डिबेंचर 100 वाले एट पार, रेडीमेड एट पार। यदि मुझे क्वेश्चन में कोई भी एंट्री गिवन नहीं है तो उस केस में ना DRI बनाए ना DRR, डायरेक्ट एंट्री पास कर दें केवल रिडम्पशन की। रिडम्पशन की एंट्री सिंपल है, 1 लाख रुपए का रिडम्पशन करना है तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, रिडम्पशन है पार पे तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख। यदि रिडम्पशन हमें करना है वापस पार, देखें प्रीमियम वाला केस, कोई प्रीमियम वाला केस नंबर D, कंपनी ने 1 लाख वाली फेस वैल्यू के डिबेंचर इश्यू की है, रिडम्पशन करना है प्रीमियम 5% पे, तो यहां पर पहली एंट्री 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। 9% डिबेंचर में 1 लाख, प्रीमियम में 5,000 और डिबेंचर होल्डर में 1 लाख 5,000 फिर कर देंगे पेमेंट। ये मेरे केसेस सिंपल हैं पहले वाले में। ये मैंने इसीलिए कंसीडर किया है कि एग्जाम में कैसे पहचानेंगे किस क्वेश्चन में DRR की एंट्री करें, कहाँ नहीं करें। यदि डेट कभी भी मेंशन नहीं है तो DRR और DRI की एंट्री नहीं करें। यहां कहता है अब मुझे यहां से DRR और DRI की एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये कहता है ऑन 1 अप्रैल JK लिमिटेड एंड अदर लिस्टेड कंपनी, बच्चों इस जगह आएगा अदर अनलिस्टेड कंपनी ताकि हम DRR बना सकें। इश्यूड 60,000 12% डिबेंचर, JK लिमिटेड जो अदर अनलिस्टेड कंपनी है, कंपनी ने 60,000 12% वाले डिबेंचर इश्यू किए थे। डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए थी, हमने जारी किया था पार पे, रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स
एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। कंपनी पैसा लौटाएगी 20% प्रीमियम के साथ और रिडम्पशन है 5 साल के बाद, पूरा पैसा एक बार में लौटा रहे हैं। तो मतलब केस है मेरा सबसे पहला रिडम्पशन इन लम सम। ऑन दिस डेट देयर एग्जिस्टेड अ बैलेंस ऑफ 5 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। उस दिन कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस था 5 लाख। यदि कंपनी अदर अनलिस्टेड कंपनी है उस केस में कंपनी को डीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा 10% जितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर इश्यू किए हैं उसका। कब तक? जिस साल रिडम्पशन होगा। मेरे केस में 1 अप्रैल 2015 से 5 साल 31 मार्च 2020 इस साल रिडम्पशन होगा। इस साल से पिछली 31 मार्च जितनी भी निकल के गई हैं वहां कभी भी मैं फेस वैल्यू का 60 लाख का 10% 6 लाख का डीआरआर क्रिएट कर सकता हूं। मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व गिवन है 5 लाख का, तो मैं क्या इसे यूटिलाइज कर लूं? तो बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है तो इसे यूटिलाइज नहीं करेंगे। ये केवल बन सकता है केवल स्टेटमेंट ऑफ P&L में से। द कंपनी क्रिएटेड द रिक्वायर्ड अमाउंट दैट इज 6 lakhs इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन March 31, 2017, 18 एंड 19। कंपनी ने रिडम्पशन से पहले ही पूरा 6 लाख का डीआरआर बना दिया 3 अलग अलग डेट को। इट इन्वेस्टेड इन द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। कंपनी ने स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया। कितना करना था? जितने की फेस वैल्यू कंपनी करने वाली है रिडीम। कंपनी 31 मार्च 2020 को 60 लाख की फेस वैल्यू रिडीम करने वाली है। 60 लाख का 15% मुझे करना पड़ेगा 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, वो भी कब? 30 अप्रैल 2019 तक। यहां कहता है कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया 1 अप्रैल 2019 को ही, ठीक है। डिबेंचर्स वर ड्यूली रिडीम्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। मुझे एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले कंपनी इशू की एंट्री पास कर चुकी है, मैं इशू की एंट्री नहीं बताने वाला। मैं बताऊंगा डीआरआर, डीआरआई और रिडम्पशन की एंट्री। मुझे जो इशू है वो गिवन है 1 अप्रैल, इशू दे रखा है 1 अप्रैल 2015 का, और कंपनी रिडम्पशन करने वाली है 31 मार्च 2020 को। कंपनी ने डीआरआर क्रिएट किया 31 मार्च 17, 31 मार्च 18 और 31 मार्च 19। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट खरीदे 30 अप्रैल 2019। और अपने केस में कंपनी ने डेट स्पेसिफिक गिवन है। कंपनी ने इस बार इन्वेस्टमेंट खरीदे 1 अप्रैल 2019 को, या मैं डेट देता हूं 1 अप्रैल 2019। अगर डेट नहीं गिवन होती तब मैं डेट कंसीडर करता 30 अप्रैल 2019। ये डेट डीआरआर की, 3 डेट है डीआरआर की, ये वाली डेट है डीआरआई की, और ये डेट है रिडम्पशन की, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब सबसे पहले मुझे इस डेट को डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री 31 मार्च 2017 की मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। इश्यू वाली एंट्री में यहां पास नहीं कर रहा। कंपनी जो डिबेंचर इश्यू कर रही थी, कंपनी ने इश्यू के दौरान ही ये डिक्लेयर किया था कि हम प्रीमियम पर रिडम्पशन करेंगे और प्रीमियम रहेगा 20%। कंपनी 60 लाख का 20% 12 लाख रुपए के प्रीमियम पर रिडम्पशन करेगी, तो कंपनी उस प्रीमियम को राइट ऑफ करेगी आइदर फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम में से। मैं वो एंट्री नहीं पास कर रहा हूं। मैं यहां पर एंट्री डीआरआर, डीआरआई और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ही कर रहा हूं। कंपनी ने 31/17 को डीआरआर क्रिएट किया। एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये कंपनी ने डीआरआर क्रिएट किया, अमाउंट 2 लाख। ये एंट्री सेम 31 मार्च 18 को होगी, सेम यही एंट्री होगी 31 मार्च 2019 को। 31 मार्च 2019 के बाद मुझे इन्वेस्टमेंट खरीदने 1 अप्रैल 2019 को। इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर करने वाले हैं रिडीम, उसका 15%। 9 लाख की फेस वैल्यू, हम 60 लाख की फेस वैल्यू करने वाले हैं रिडीम। याद रखें इन दोनों का रिलेशन फेस वैल्यू के साथ है, हमें रिडम्पशन वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट खरीद ली, इसके बाद रिडम्पशन वाले दिन सबसे पहले पैसा रियलाइज करेंगे इन्वेस्टमेंट को बेचकर। इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री 31 मार्च 2020 को। बैंक अकाउंट डेबिट गिवन नहीं है, इन्वेस्टमेंट कितने में बेचें
मानेंगे पूरे जिस रेट पे खरीदे थे उसी रेट पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना 9 लाख, ये कंपनी ने बेच दी इन्वेस्टमेंट। अब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद डिवेंचर होल्डर का क्लेम करेंगे ड्यू। एंट्री कितने परसेंट डिवेंचर है, 12%, तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। डिवेंचर टोटल है 60 लाख के, 60 लैक्स। कंपनी 20% प्रीमियम पे रिडम्पशन करने वाली है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट 12 लाख टू डिवेंचर होल्डर, अमाउंट 72 लाख। इसके बाद कंपनी डिवेंचर होल्डर को कर देगी पेमेंट डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, अब जो मैंने डीआरआर क्रिएट किया था टोटल 6 लैक्स का, उस डीआरआर को कर देंगे फ्री करने का मतलब ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। एंट्री होगी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये बच्चों एंट्री थी मेरी जब कंपनी डिवेंचर इश्यू कर रही है, इश्यू करने के बाद रिडम्पशन करती है प्रीमियम पे डीआरआर और डीआरआई क्रिएट करने के बाद। याद रखें अगर यहाँ पर कहता वो लिस्टेड कंपनी है तो वहां पर मुझे डीआरआर की जो मैंने एंट्री पास की है वो मुझे नहीं करनी होती, तो उस केस में मेरी 3 एंट्री डीआरआर बनाने की, 1 एंट्री डीआरआर कैंसिल करने की वो नहीं होती, बाकी सारी इन्वेस्टमेंट खरीदने की बेचने की एंट्री हमें पास करनी पड़ती। इसके बाद कहता है मधुर लिमिटेड जिसके पास आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स 50 लाख रुपए के हैं, कंपनी ने रिडीम करेगी पार पे, मतलब रिडम्पशन के बाद कोई भी नुकसान नहीं है। ऑन 1 जनवरी 2020 डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑफ ₹2 लाख ऑन 31 मार्च 2018। कंपनी के पास जो डिवेंचर है वो आउटस्टैंडिंग है 5 लाख रुपए की फेस वैल्यू, 50 लाख रुपए की फेस वैल्यू है। कंपनी पहले से ही डीआरआर क्रिएट कर चुकी है 2 लाख रुपए का 31 मार्च 18 को। आगे कहता है एंड बैलेंस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डीआरआर वाज क्रिएटेड, बैलेंस जो बचा डीआरआर का वो कंपनी क्रिएट कर रही है 31 मार्च 2019 को। कितना क्रिएट करना होगा मुझे, और मुझे 50 लाख की फेस वैल्यू करनी है रेडी, तो जितनी फेस वैल्यू की मैंने डिवेंचर की है इश्यू, इसका 10%, 50 लाख का 10% 5 लाख, 5 लाख में से मैंने 2 लाख का पहले बना दिया है, 3 लाख का और बना दूंगा। किस डेट को, 31 मार्च 2019 को। अगर ये लाइन नहीं होती तब भी मैं 31 मार्च 2019 को कंपनी का जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाता। एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर 31 मार्च 2019 को 3 लाख रुपए से। आगे कहता है द कंपनी इन्वेस्टेड, कंपनी ने जो स्पेसिफिक अमाउंट था वो इन्वेस्ट कर दिया और डेट दे रखी है 1 अप्रैल 2019। कितना इन्वेस्टमेंट करना है, जितने फेस वैल्यू की सिक्योरिटीज हम रिडीम करने वाले हैं, हम 1 जनवरी 2020 को 50 लाख की फेस वैल्यू रिडीम करने वाले हैं, तो 50 लाख का 15% 7.5 लाख वो इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 अप्रैल 2019 को। मैंने 2 एंट्री पास कर दी, 31 मार्च 19 को डीआरआर की, 1 अप्रैल 2019 को डीआरआई की। आगे कहता है डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट, डिवेंचर मैंने रिडीम कर दी ड्यू डेट पे। रिडीम करने वक्त सबसे पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट बेचने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, होल्डर का पैसा ट्रांसफर करने की, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, पार पे रिडम्पशन है 50 लाख से। पेमेंट करने की एंट्री डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके अलावा जो मैंने रिजर्व बनाया था 2 लाख प्लस 3 लाख 5 लाख का, वो मैं कर दूंगा फ्री। एंट्री डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये बात थी बच्चों मेरे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन मैं यहाँ पे कोई भी अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिन बच्चों को अकाउंट बनाना सीखना है, किस तरह से स्पेसिफिक अकाउंट बनाते हैं, उसके लिए मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाई है जहां पर मैंने कवर किया है इशू और रिडम्पशन दोनों। वहां मैंने जितने भी अकाउंट्स बनते हैं इस चैप्टर में वो सारे प्रिपेयर किए हुए हैं। जिन बच्चों को वो वीडियो देखनी है वो वीडियो देख सकते हैं। अगला कहता है 4th में ऑन 1 अप्रैल 2016 एमके लिमिटेड हैज आउटस्टैंडिंग 30,000 11% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। कंपनी के पास 30,000 11% वाले जिसकी फेस वैल्यू है 100 वो आउटस्टैंडिंग है, जिसका रिडम्पशन कंपनी करेगी 10% प्रीमियम पे। मतलब कंपनी 30,000 गुणा 100 30 लाख के लौटाएगी 33 लाख। रिडम्पशन कुछ इस प्रकार है, 31 मार्च 18 को रिडम्पशन है 10,000 डिवेंचर्स का, 19 को रिडम्पशन है 12,000 डिवेंचर्स का, कितने हो गए 22, तो इसका मतलब 8,000 डिवेंचर का रिडम्पशन होगा 31 मार्च 2020 को। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। यहां पे अलग अलग डेट को इन्वेस्टमेंट करना है, सॉरी अलग अलग डेट को
रिडम्पशन करना है मेरा, ये है मेथड नंबर सेकंड, व्हेन रिडम्पशन इज थ्रू ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स, या फिर व्हेन रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। यहां पर कंपनी 31 मार्च 18 को 10 लाख की फेस वैल्यू रिडीम कर रही है, 31 मार्च 19 को 12 लाख की फेस वैल्यू रिडीम कर रही है, और 31 मार्च 20 को 8 लाख की फेस वैल्यू कर रही है रिडीम। अब बात करें किस किस तरह से मुझे एंट्री पास करनी होगी। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 1 अप्रैल 2016, कंपनी की बुक्स में 1 अप्रैल 2016 से स्टार्टिंग है, तो मुझे रिडम्पशन करना है 31 मार्च 18 को। कंपनी ने जितने भी फेस वैल्यू वाले डिबेंचर किए थे इश्यू, उसका एक स्पेसिफिक 10% डीआरआर क्रिएट करना होगा। केवल ये इसका संबंध है फेस वैल्यू के साथ। कंपनी ने टोटल 30 लाख वाली फेस वैल्यू का डिबेंचर इश्यू किया, 30 लाख का 10% 3 लाख। कंपनी 3 लाख का डीआरआर बना सकती है, कंपनी 3 लाख का डीआरआर कभी भी बना सकती है। कंपनी इस साल रिडम्पशन कितनी वाली फेस वैल्यू कर रही है? 10 लाख, यहां 12 लाख और इस जगह 8 लाख। आप लोग ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करें, याद रखें मैं रिडम्पशन करने वाला हूं 30 लाख की फेस वैल्यू का, तो मैं 31 मार्च 18 से पहले ही 3 लाख का 31 मार्च 17 को डीआरआर क्रिएट कर दूंगा। अगर इनकेस मुझे वास्तव में क्रिएट करना होता तो मैं किस तरह से करता? मैं कुछ यहां क्रिएट करता, कुछ यहां क्रिएट करता, कुछ यहां क्रिएट करता, लेकिन इसका संबंध इतना डिटेल में संबंध अपने सिलेबस में नहीं है, तो आप लोग पूरा रिजर्व यहीं क्रिएट कर दें डीआरआर का। मैंने रिजर्व क्रिएट कर दिया। रिजर्व क्रिएट करने के बाद मुझे इन्वेस्टमेंट खरीदने होंगे। कितने इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे? इस डेट को रिडम्पशन है, इससे पिछली जो 30 अप्रैल निकली है, 30 अप्रैल 2017, यहां करेंगे 15%, 10 लाख का 15%, 1.5 लाख का डीआरआई। ये मेरा डीआरआई 31 मार्च 2018 को अगर मैं 1.5 लाख का डीआरआई बेच देता हूं तो मुझे 31 मार्च 2019 वाले के लिए 30 अप्रैल को वापस खरीदने होंगे डीआरआई। इससे अच्छा मैं 1.5 लाख का नहीं बेचूं, मुझे 12 लाख का 15% चाहिए डीआरआई, 1,80,000 का। 1.5 लाख का मेरे पास पहले से ही है, मैं 30 अप्रैल 2018 को 30,000 का डीआरआई और परचेज कर लूंगा। 31 में 18 का रिडम्पशन, 31 में 19 का रिडम्पशन। अब 31 मार्च 20 को जो रिडम्पशन है वो 8 लाख का ही है। मेरे पास अभी 31 मार्च 2019 को 12 लाख के इक्विवेलेंट डीआरआई रखा हुआ है, 1,80,000 का। मुझे अगले साल चाहिए कितना? केवल 8 लाख के इक्विवेलेंट। तो यहां पर मैं 4 लाख के इक्विवेलेंट वाला डीआरआई बेच दूंगा। तो यहां पर मैं 31 मार्च को कितना डीआरआई बेच दूंगा? 4 लाख के इक्विवेलेंट, 15%। मैं डीआरआई बेच दूंगा 60,000 रुपए। अब देखें करके एंट्री। सबसे पहले मैंने डीआरआई क्रिएट किया, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 3 लाख। इसके बाद 30 अप्रैल 2017 को मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदे, एंट्री डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं साथ साथ एंट्री भी करता चलूं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, ये मैंने एंट्री की है 31 मार्च 17 को। ये एंट्री है 31 मार्च 2017 को। कितने अमाउंट से? अमाउंट है 3 लाख। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर 3 लाख। फिर मैंने 30 अप्रैल 2017 को इन्वेस्टमेंट खरीदे, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने के इन्वेस्टमेंट? 1.5 लाख के। तो ये एंट्री होगी मेरी 1,10,000 से। अब 31 मार्च 18 को मैं कायदे से तो इन्वेस्टमेंट बेचता, लेकिन मैं नहीं बेच रहा क्योंकि मुझे 30 दिन के बाद वापस रिक्वायरमेंट रहेगी इन्वेस्टमेंट की। तो मैंने आज कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं बेचा। मैंने डिबेंचर होल्डर का क्लेम किया ड्यू, डिबेंचर होल्डर 12%, 11%। तो 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कंपनी रिडीम करने वाली है 10 लाख की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर। कंपनी रिडीम करी 10 लाख वाली, 10 लाख का 10% प्रीमियम 1 लाख, ड्यू कर रही है 11 लाख। अगली एंट्री कर देगी पेमेंट की डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक
डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पूरा 11 लाख। एक बात अब और याद रखनी है, कंपनी ने जो डीआरआर बनाया था ये तो कंप्लीट 30 लाख की फेस वैल्यू को इक्विवेलेंट बनाया था 15%, सॉरी 10%। अब कंपनी रिडम्पशन कर दिया कंपनी ने, इसमें से 30 लाख में से 10 लाख का मतलब 1/3 रिडम्पशन हो गया है, तो मैं जितनी फेस वैल्यू का रिडम्पशन हुआ है उसके इक्विवेलेंट डीआरआर कर दूंगा फ्री। 1/3 रिडम्पशन हुआ है तो यहाँ पर 1/3 डीआरआर कर देंगे फ्री। फ्री करने का मतलब ट्रांसफर करेंगे जनरलिज्म में, तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 1 लाख। याद रखें जितने फेस वैल्यू के हमें डिबेंचर रिडीम करने उस फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट डीआरआर फ्री करते हुए जाएंगे हर साल। अब इसके बाद कंपनी 31 मार्च 18 के बाद 30 अप्रैल को वापस इन्वेस्टमेंट खरीदेगी, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। 31 मार्च 2019 को 4 लाख के इक्विवेलेंट 60,000 के इन्वेस्टमेंट बेच देगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। क्लेम ड्यू करेगी 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 12 लाख 1/20 टू डिबेंचर होल्डर 13/20, पेमेंट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ पे मैंने 12 लाख के डिबेंचर कर दिए रिडीम, तो 12 लाख के इक्विवेलेंट 1,20,000 का डीआरआर कर देंगे फ्री, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। इसके बाद 31 मार्च 2020 को कंपनी पहले इन्वेस्टमेंट बेच देगी पूरे, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। क्लेम ड्यू करेंगे 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 8 लाख, प्रीमियम 80,000 880, पेमेंट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद कंपनी के पास जितने भी रिमेनिंग डीआरआर बचा हुआ है वो कंपनी कर देगी फ्री। फ्री करने की एंट्री डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना परसेंट रह गया था? 8 लाख का 15%, कंपनी के 8 लाख का 10%, सॉरी 80,000 रुपये का डीआरआर बचा होगा वो कंपनी कर देगी फ्री, सारी एंट्री खत्म। ये बात थी बच्चों जब कंपनी रिडम्पशन करती है इंस्टॉलमेंट में या फिर ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स। अगला केस यहाँ कहता है ऑन 1 अप्रैल 2013 कंपनी मेड एन इश्यू ऑफ 1,006% डिबेंचर ऑफ ₹1,000 ईच। कंपनी ने 1,000 डिबेंचर, प्रत्येक डिबेंचर 1,000 रुपये का है, वो जारी किया 960 पर डिबेंचर पे। रिडीमेबल रहेंगे 5% प्रीमियम पे, 5% एक्स्ट्रा। टर्म ऑफ इश्यू कहता है रिडम्पशन होगा हर साल 200 डिबेंचर्स का, ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च आइदर बाई परचेज और बाई ड्रॉ ऑफ लॉट्स as a company's option on 31st March 2015 company purchased for cancellation debenture of the face value of ₹80,000 at 950। ये मेरा केस है जब कंपनी रिडम्पशन जो करने वाली है वो कर रही है रिडम्पशन बाई परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। जब कंपनी खुद के डिबेंचर खरीदती है मार्केट से, यहां कहता है कंपनी ने इश्यू किए थे 1,000 डिबेंचर, कंपनी इस 1,000 का लॉट्स के फॉर्म में करेगी रिडम्पशन हर साल 200 डिबेंचर्स का, और कैश नहीं लौटाएगी, इस 200 डिबेंचर को मार्केट से करेगी परचेज और फिर उन्हें करेगी कैंसिल। ये कंपनी का डिस्क्रिप्शन है कि कैश लौटाना है कि कैंसिल करना है। कंपनी ने सबसे पहला जो रिडम्पशन था 200 डिबेंचर्स का, उस दिन पूरे 80,000 की फेस वैल्यू वाले और 1,20,000 वाली फेस वैल्यू के टोटल 2 लाख की फेस वैल्यू के डिबेंचर मार्केट से खरीद लिए। तो पहले मुझे यहाँ पे डीआरआई क्रिएट करने की एंट्री करनी होगी। डीआरआर कितना बनाएंगे? जितनी फेस वैल्यू है उसके इक्विवेलेंट 10% डीआरआर और 15% डीआरआई करेगी। कंपनी रिडम्पशन करने वाली है, कंपनी ने पहले इश्यू किए थे 1,000 इंटू 1,000 10 लाख की फेस वैल्यू वाले, तो कंपनी 10 लाख के इक्विवेलेंट 10% बना देगी डीआरआई। 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए। कब बनाएंगे? जिस साल कंपनी रिडम्पशन करने वाली है 31 मार्च 2015, इससे पिछले जो भी 31 मार्च निकल के गई है उस दिन 31 मार्च 2014 को, और 31 मार्च 13 को मैं नहीं बना सकता क्योंकि मैंने इश्यू किया है 1 अप्रैल 2013 को, तो मैं केवल डीआरआर बनाऊंगा 31 मार्च 13 को। कंपनी को इन्वेस्टमेंट खरीदना होगा कितना? कंपनी जितने रिडीम करने वाली है, कंपनी 2 लाख की फेस वैल्यू के डिबेंचर करने वाली थी रिडीम, तो 2 लाख की फेस वैल्यू के 15% 30,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट कंपनी को करने होंगे। कब? 30 अप्रैल 2014 को। तो कंपनी को एक एंट्री 31 मार्च 14 को डीआरआर की, 30 अप्रैल को डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट खरीदने की। इसके बाद कंपनी को अब डिबेंचर का रिडम्पशन करना है ओपन मार्केट से परचेज करके, तो पहले डिबेंचर खरीदने की एंट्री होगी। डिबेंचर खरीदने की एंट्री ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंपनी जो डिबेंचर खरीद रही है खुद के डिबेंचर परचेज किए हैं, कंपनी ने
80,000 वाले फेस वैल्यू के डिबेंचर 950 के हिसाब से, मतलब 80 इंटू, कंपनी ने 80 इंटू 950 प्लस 1,20,000 वाले मतलब 120 डिबेंचर वो खरीदे 900 के हिसाब से। ये कंपनी ने ओन डिबेंचर कर लिए परचेज, 80 डिबेंचर 950 के हिसाब से और जो 120 डिबेंचर है वो 900 के हिसाब से। तो कंपनी ने टोटल जो परचेज किया है 80 गुणा 950 और 120 गुणा 900, ये आ रहा है टोटल 1,84,000, 1,84,000। इसके बाद कंपनी अब करेगी कैंसिल परसेंटेज डिबेंचर, कितना परसेंट है 6%, तो 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कंपनी इनका रिडम्पशन करने वाली थी ओरिजिनली प्रीमियम पे, तो 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कंपनी प्रीमियम पे रिडम्पशन करने वाली है। कंपनी के पास 2 लाख की फेस वैल्यू है, रिडम्पशन करने वाले हैं 10,000 पे। 2 ओन डिबेंचर्स, कंपनी ने खुद के डिबेंचर खरीदे 1,84,000 में। कंपनी लौटाने का वादा कर रही थी 2,10,000, लेकिन ये कंपनी ने खरीद ली 184 में, यहां कंपनी हो गया बेनिफिट। तो 2 प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना 26,000। प्रॉफिट कैपिटल नेचर का ट्रांसफर करते हैं कैपिटलिज्म में। जो इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदे होंगे वो मैंने बेच दिए होंगे, और जो डीआरआर मैंने क्रिएट किया था, जितनी फेस वैल्यू के इक्वलेंट डीआरआर मैंने क्रिएट किया वो मैं कर दूंगा फ्री। मैंने क्रिएट किया था 10 लाख के इक्वलेंट 10% 1 लाख का 1/5 मैंने कर दिया रिडीम, तो 1 लाख का 1/5 20,000 रुपए का डीआर मैं कर दूंगा फ्री। जो मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा, मैं अगर इन्वेस्टमेंट नहीं बेचूं तो 30 दिन के बाद मुझे खरीदना भी नहीं होगा, तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं बेचें। ये बात थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, कंपनी हैड इश्यूड 20,000 13% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2021। कंपनी ने 20,000 13% में डिबेंचर जारी किए जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपए। 1 अप्रैल 2021 को द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। डिबेंचर रिडीम होंगे 5% के प्रीमियम पे, वो भी 3 साल के बाद। इश्यू किए 1 अप्रैल 2021 को, रिडम्पशन होगा 31 मार्च 2024 को। आगे कहता है एंड ऑल्सो कन्फर्ड ऑप्शन टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर की ऑप्शन है कि कन्वर्ट करें 20% ऑफ देयर होल्डिंग्स इनटू इक्विटी शेयर। डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो अपनी जो होल्डिंग्स है उनका जो क्लेम है वो कन्वर्ट करा सकते हैं 20% इक्विटी शेयर्स में। नए शेयर्स जो कंपनी जारी करेगी वो रहेंगे 5 रुपए की प्रीमियम पे, जिसकी फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपए। मतलब ये है मेरा मेथड नंबर 4, रिडम्पशन बाई कन्वर्जन। डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 2500 डिबेंचर्स डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। 2500 डिबेंचर्स के होल्डर ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। इसका मतलब जो 17,500 डिबेंचर्स के होल्डर्स हैं इन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है। और क्या ऑप्शन एक्सरसाइज, इनका जो क्लेम है टोटल क्लेम 17,500 गुणा 105 18,37,500 रुपए के 20% के इक्वलेंट इनका जो टोटल क्लेम है 18,37,500। 18,37,500 का 20% जो आ रहा है 3,67,500। ये इतनी वैल्यू के कंपनी से शेयर ले सकते हैं। कंपनी कितने शेयर जारी करेगी, एक शेयर जारी करने वाली है 15 रुपए के हिसाब से, तो कंपनी नंबर ऑफ शेयर जारी करेगी 24,500। वापस रिपीट कर दूं, कंपनी ने डिबेंचर होल्डर के लिए ऑप्शन रखा कि आपका जो भी एंटायर क्लेम रहेगा प्रीमियम जोड़ के उसका 20% कन्वर्ट करवा सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। एक शेयर कंपनी जारी करेगी 15 रुपए पे, 10 रुपए वाला 5 रुपए प्रीमियम के साथ। टोटल 2,500 डिबेंचर्स ने अपना कन्वर्जन नहीं एक्सेप्ट किया, मतलब 2,500 के डिबेंचर्स ने पूरा कैश एक्सेप्ट किया। इसका मतलब रिमेनिंग 17,500 के डिबेंचर्स होल्डर हैं, डिबेंचर होल्डर हैं, उन्होंने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया। और क्या ऑप्शन, 17,500 इंटू 105 18,37,500 जो उनकी रिडम्पशन वैल्यू आ रही है, इसका 20% जो आ रहा है 3,67,500 ये कन्वर्ट कराएंगे इक्विटी शेयर्स में। कंपनी कितने शेयर जारी कर रही है, 15 रुपए का एक शेयर है, तो शेयर जारी करेगी 24,500। यहां पर कंपनी सबसे पहले इश्यू की एंट्री पास करेगी, फिर डीआरआर क्रिएट करेगी। कब डीआरआर बनाना है, रिडम्पशन 31 मार्च 2024 को है, इससे पिछली 31 मार्च 23 को।
कंपनी इन्वेस्टमेंट खरीदेगी 30 अप्रैल 2023 को। अब इन्वेस्टमेंट खरीदने की और डीआरआर की एंट्री आपको अच्छे से आ गई होगी। कंपनी डीआरआर कितना क्रिएट करेगी, 20 लाख का 10% 2 लाख। इन्वेस्टमेंट कितना करेगी, जितनी फेस वैल्यू का रिडम्पशन करने वाली 20 लाख का 15% 3 लाख। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया और डीआरआर क्रिएट कर दिया। अब कंपनी रिडम्पशन वाले दिन सबसे पहले डिबेंचर होल्डर का पैसा करेगी ड्यू। कंपनी 20 लाख का लौटाने वाली 21 लाख, तो एंट्री 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 13% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 13% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 20 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख। टू डिबेंचर होल्डर्स कितना, 21 लाख। अगली एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ₹21,00,000। कंपनी ने शेयर जारी किए 24,500, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 24,500 गुणा 10 2,45,000। प्रीमियम 24,500 गुणा 5। कंपनी जो उनका क्लेम कन्वर्ट कर रही है वो था 3,67,500, तो 21 लाख में से 3,67,500 3,67,500 का क्लेम उन्होंने कर दिया कन्वर्ट। बाकी 17,32,500 का ये पेमेंट हो जाएगा बैंक के थ्रू। जो इन्वेस्टमेंट था वो बेच देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, और जो हमने डीआरआर क्रिएट किया था वो हम ट्रांसफर कर देंगे फ्री रिजर्व में। ये बात तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आखिरी। उम्मीद है आपको डीआरआई कब कब क्रिएट करना है, किस वे में क्रिएट करना है, वो एंट्री आ गई होगी। डीआरआर और डीआरआई की रिडम्पशन के बाद क्या करने वाले हैं वो भी आया होगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही किसी और टॉपिक में दिक्कत और आती है मुझे बताएं, मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ही अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे शेयर्स का प्रैक्टिकल पार्ट। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।